हो चुका। अब हमारा तीसरा हेडिंग है आज का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। हमने मान लिया कि एक्स एंड वाई इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब इस करंट कैरिंग वायर के किसी एक पॉइंट ए ओ ले लिया और इस पॉइंट ओ से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पे हमको इक्वेट करना है एक्स वाई करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हमने क्या किया कि इस ओ से एक्स वाई वायर पे एक जगह हमने छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसका सेगमेंट का नाम है डीएल। यानी इस छोटे से सेगमेंट जिसको हमने डार्क कर रखा है, इस छोटे से बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है, यानी पूरे वायर पे अ वेरी स्मॉल सेगमेंट डीएल, ठीक है। अब इस डीएल वायर के वजह से, जो कि डीएल एलिमेंट हमारा पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर पे है, और इस एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सीधा सीधा बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई कर देंगे कि ड्यू टू डुअल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। हमने लिख लिया कि ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट लिख लो चाहे, करंट एलिमेंट डीएल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो हमारा कितना मिल जाएगा, तो बहुत छोटा सा मिलेगा। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, और दो डीएल एलिमेंट और एक्स वाई वाले के बीच में कितना वो एंगल बन रहा है, थीटा, यानी कि आर और इस डीएल एलिमेंट के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमको मिल गया। अब जरा यहाँ पे नोट करने वाला है कि ये एक्स और वाई वायर पे ये जो इस तरीके से हम छोटे छोटे हर जगह अगर एलिमेंट कंसीडर करें तो ध्यान से देखना, आप इस बात को समझना कि अगर ये मान लेते हैं कि ये एक एलिमेंट है और ये यहाँ पे है, तो ये एलिमेंट हमारा यहाँ पे कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है भाई, पॉइंट पी को जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है थीटा एंगल, और ये डिस्टेंस है आर। अगर ये एलिमेंट हम यहाँ कंसीडर करें तो ये हमारा जो एंगल यहाँ से ऐसे 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 जो करके यहाँ पे जाएगा, अब ये एंगल थीटा तो रहेगा नहीं, ये कुछ और हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आर है अब वो कुछ चेंज होकर आर डैश हो जाएगी। और इस तरीके से हम इधर आ जाएंगे तो हम हमेशा क्या देखेंगे कि जो एंगल ये थीटा है और ये आर है, ये दोनों वेरिएबल टर्म में फिक्स नहीं है। तो इस चीज़ को हमें फिक्स करना है। जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तब तक, यानी जब दो चीज़ें वेरिएबल हैं तो इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है, इसके साथ चेंजेस करना है कि ये वेरिएबल वाले टर्म्स हमारे हट जाए और फिर हम उस चीज़ को उसी हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ध्यान से अब बात को समझना कि हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हमें साफ साफ इतना तो पता चल गया कि इस वाले में जो हमारे पास ये थीटा है और ये आर जो आया है, यानी थीटा और आर ये दोनों वेरिएबल हैं। हम मान लेते हैं कि जो एक्स और वाई वायर है, इसका एक्स से जब हम पॉइंट पी को ज्वाइन करते हैं और वाई को पॉइंट पी से ज्वाइन करते हैं तो ये वाला, यानी कि यहाँ पे जो एंगल हमारा बना पी पे एक्स के साथ, ठीक है, तो ओ पी एक्स ये हमारा φ1 एंगल है, एंड सिमिलरली ओ पी वाई ये हमारा φ2 एंगल है। तो टोटल ये एंगल है φ1 से φ2, ये चेंजेबल नहीं है, टोटल एंगल φ1 प्लस φ2 ही रहेगा, लेकिन ये बीच की एंगल हमारी चेंज हो रही है और ये डिस्टेंस बदल रहा है। और ओ से जो हमारी पी की डिस्टेंस आर है ये भी नहीं चेंज होगी, ये हमारा एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, लेकिन ये दोनों बदलने वाले हैं और φ1 φ2 हमारा चेंज नहीं होने वाला है। तो हमको इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि कुछ इस टर्म में हमारी ये इक्वेशन बन जाए कि कांस्टेंट कुछ वैल्यू मिल जाए और एक पर्टिकुलर चीज़ हमारा ऐसा मिल जाए, जैसे फाई है, ये मान लो कि अगर हम इस थीटा को फाई के टर्म में लिख लेते हैं और इस फाई के लिए इंटीग्रेट कर दें φ1 और φ2 के बीच में, ठीक है, तो हमको तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आसानी हो जाएगी क्योंकि ये एंगल हमारी वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री पे आ जाते हैं और सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो O और इस पॉइंट को भी कोई नाम ले लो कि O DL और P, ये थीटा जो है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जरा देखो कि साइन थीटा की बात करें हम, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में अगर हम फाई की वैल्यू निकालें कॉस फाई, तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो कॉस फाई बराबर बेस ये हाइपोटेन्यूज ये, तो ए बाई आर ही आएगा। इसका मतलब कि साइन थीटा और कॉस फाई आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों से हमने क्या निकाल लिया, आर की वैल्यू निकाल लो इससे, तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई, क्योंकि आर इधर जाएगा कॉस फाई नीचे आएगा, तो यहाँ से ए सेक फाई।
यानी आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, सेक फाई मिल गया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि इस फाई के टर्म में इस पूरे इक्वेशन को चेंज कर देंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे फाई 1 से लेके फाई 2 तक और हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आर की वैल्यू हमने इतना निकाल लिया। अब देखो ये लेंथ है कि ओ से डीएल एलिमेंट जो था कितने दूर डिस्टेंस पे था, एल लेंथ पे, और ये डिस्टेंस हमारा है। अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू लिखें तो एल की वैल्यू क्या ए टेन फाई हो सकता है। जिनको ना समझ में आ रहा हो वो सिंपल लिख ले कि भैया टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फाई ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसकी डिस्टेंस है, इसकी लेंथ की वैल्यू है एल, और बेस हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम एल बराबर ए टेन फाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब इस एल टेन फाई को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में डीएल भी है, तो अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो डीएल की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा आ गया कि डीएल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू, ए तो कॉन्स्टेंट है, और टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, तो डीएल की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई कि ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब देखो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशंस मिल गए। एक सब्स्टिट्यूशन ये मिल गया कि आर के जगह हम ए सेक फाई रख सकते हैं, डीएल के जगह हम इतनी वैल्यू लिख सकते हैं, और साइन थीटा की जगह हम कॉस फाई लिख सकते हैं। तो देयर आर थ्री सब्स्टिट्यूशन, साइन थीटा कॉस फाई के टर्म में, आर ए सेक फाई के टर्म में, डीएल ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई के टर्म में। तो जब इसको हम पूरा फाई के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो फाई को ही हमें इंटीग्रेट करना भी रहेगा। आर भी हमारा वेरिएबल था, साइन थीटा भी हमारा वेरिएबल था, ठीक है, लेकिन डीएल वेरिएबल नहीं था। डीएल को हम लोगों ने बस सब्स्टिट्यूशंस बनाए हैं ताकि सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो फिगर को आप लोग ध्यान देंगे और ये सब्स्टिट्यूशंस ध्यान रखेंगे। इसके बाद सीधा सीधा, मैं स्पेस कम पड़ रहा है तो इस फिगर को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना, इस फिगर को मैं मिटा रहा हूँ, और सब्स्टिट्यूशंस ध्यान रखना और इस फिगर को बना लेना। अब देखो बच्चों, बड़ा आसान सा डेरिवेशन होता है, कोई खास कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है, कि पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एक चीज़ कि यूजिंग ट्राइंगल कौन सा था, ओ पी, और डीएल वाले की जगह भी कोई नाम रख लो, ओ डैश रख लो, तो ओ पी ओ डैश, इस तरीके से हमारा ये वाले वैल्यूज मिल जाएंगे। और इसी ट्राइंगल को यूज करके ये वाला वैल्यू भी निकाला गया है, ये आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमारा डी बी हो गया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की जगह हमारे पास क्या है भाई, तो ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, तो हमारा आ गया कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, ए सेक फाई, तो ए सेक फाई का स्क्वायर। अब हमारे पास डी बी की वैल्यू क्या आ गई, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई, ठीक, यहाँ से कॉस फाई, डी फाई को हमने लास्ट में लिख दिया, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर फाई, एक ए से एक ए कैंसिल, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल। हमारे पास डी बी की वैल्यू कितना बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बचा, ऊपर कॉस फाई डी फाई बचा, नीचे हमारे क्या बचा, ए बचा सिंगल, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखो अगर इसी चीज़ को हम इंटीग्रेट कर दें, इसी चीज़ को अब हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब कहाँ से इंटीग्रेट करना है, लोअर एंगल से लेके अपर एंगल तक, फाई 1 से फाई 2 तक, तो माइनस फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। ये हमारे पास किससे था, ये कुछ ऐसे था, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा क्या था, फाई 1 था, और ये वाला एंगल हमारा क्या था, फाई 2 था। ये लोअर था, ये नेगेटिव में था, माइनस लिया, ये ऊपर था, पॉजिटिव में था, इसको प्लस लिया। तो सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे लिए, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे इस वैल्यू को, कहाँ से, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक, तो पॉइंट पी पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो अब आ जाओ कि बी बराबर, भैया फाई 1 फाई 2 फाई के टर्म में हमको इंटीग्रेट करना है, तो ये जो टर्म हमारा है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर लिख लिया कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए,
इंटीग्रेशन -φ1 से +φ2 तक cos फाई इंटू डी फाई। ठीक, अब cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये वाला वैल्यू पूरा पूरा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, sin फाई -φ1 से φ2 तक। ठीक है, -φ1 से φ2 तक। अब देखो आगे, बड़ा आसान होता है, बस ध्यान देना होता है आप लोगों को, बाकी इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई होती नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आ गया b की वैल्यू कि b इज इक्वल टू μ0I/4πa। अब देखो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो sin φ2 माइनस साइन φ1 की नीचे लोअर लिमिट है -φ1, तो हमारा आ गया -φ1। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा sin φ2, और साइन के साथ माइनस थीटा है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, तो क्या आ गया sin φ1। तो अब समझो कि b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, μ0/4π IA इंटू sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन मिला, ये हमको क्या मिला, एक जनरल इक्वेशन मिला। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना टेस्ट ला। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। अब ध्यान देना, जहाँ जहाँ जो जो सब्स्टिट्यूशंस हमारे बनाने थे वो सबसे पहले हम बनाएंगे, और उसके बाद उस वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब समझना इसी में कुछ केसेज होते हैं, वो कैसे केसेज हैं, क्या है वो चीज़ समझना आप। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से फिगर को पहले एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि हमारे पास फिगर कैसा था। हमारे पास फिगर कुछ ऐसा था, ये हमारा x है और ये हमारा y वायर था। अब अगर, और यहाँ पे हमने कहीं पॉइंट P लिया था, अगर हम मान लेते हैं ये तो इस पॉइंट के लिए हमको मिला ये वाली इक्वेशन, अगर हम इस पॉइंट P को मान लो कि उठा के किसी एक एंड पे ले जाएं, ठीक है, यानी पॉइंट P कहाँ लाई करे, जो ये तो हमारा इस कंडीशन के लिए जनरल इक्वेशन आया है। अगर इस पॉइंट P को उठा के हम किसी y एंड पे या x एंड पे लेके चले जाएं तो क्या होगा, ये पॉइंट P को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। हम कहा अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो अब इस फील्ड यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो भैया यहाँ से तो एक एंगल हमको मिल जाएगा, और एक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी यहाँ से जो ये वाला एंगल बन रहा था हमारा φ1, ये φ1 तो जब पॉइंट P पे पहुँच जाएगा तो ये φ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन φ2 जो यहाँ पे ये वाला बन रहा था, ये तो φ2 तो हमारा खत्म हो जाएगा, φ2 तो y पे चला गया, φ2 तो 0 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर पॉइंट P किसी भी एक एंड पे लाई करे तो क्या होगा, तो केस समझो इसका, केस 1 कि इफ पॉइंट P lies at one end of the wire, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि φ1 एक को हम ले लेंगे 90 डिग्री, ठीक है, और दूसरा हम ले लेंगे 0 डिग्री। या भाई किसी एक तरफ ले जा रहे हो तो या तो ये 90 ले लो, ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, भैया निकाल लो, तो हमारा b की वैल्यू क्या आ जाएगा, भाई एक हमारा 90 हो गया और एक 0 हो गया, तो sin 90 की वैल्यू 1 होता है, 0 की वैल्यू 0 होता है, तो हमारे पास केवल फार्मूला क्या आ जाएगा कि μ0/4π I/a। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट वायर के किसी एक एंड पर हमको अगर निकालना हो तो उस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, केवल इतना मिलेगा। क्योंकि अगर जैसे पहला वाला ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे φ1 की जगह हम 90 डिग्री रख देंगे और यहाँ 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन अगर हम बनाते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो दिस इंटू 1 यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो इतना टेस्ला हो गया। अब इसका दूसरा केस समझो कि क्या है। ठीक है, एक ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा कि अगर वो पॉइंट P कहाँ लाई करे, एग्जैक्टली सेंटर में हो, एग्जैक्टली सेंटर में कहीं लाई करे, या इनफाइनाइट मान ले, क्या इनफाइनाइट नहीं मानते हैं, इनफाइनाइट नहीं मानते, चलो इसको यहीं पे पॉज करो जरा। हाँ, अब अगर दूसरा केस कि अगर हमारा वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का कंसीडर कर लें तब क्या हो जाएगा, तो दूसरा केस का फिगर देख लो, उसके बाद कंक्लूजन देख लेना कि भाई अब ये इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट है और ये पॉइंट P है,
ठीक। तो अगर इनफाइनाइट से देखो तो आप ऐसे ही इमेजिन करो कि बुर्ज खलीफा के चोटी पे आप हो और यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर कोई आदमी खड़ा हो, आपको लगेगा कैसे वो आदमी कहाँ पे है। यानी किसी ऊंची सी बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हो जाओ और बिल्डिंग के नीचे यानी जो जहाँ से दीवारें खड़ी होती हैं, अगर उसके जस्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर कोई आदमी खड़ा हो 5 मीटर 10 मीटर पे, तो आपको दिखाई क्या देगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। वो ऐसे दिखाई देगा कि एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पर है, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पे है। तो जब हमारा वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारा जो φ1 और φ2 हैं वो दोनों क्या बन जाएंगे, काफ़ी, क्योंकि भाई ये इनफाइनाइट हो गया। अब पॉइंट पी था तो दूर, लेकिन जब इनफाइनाइट है तो ये कितना काफ़ी क्लोज मालूम देगा, बहुत क्लोज। और यहाँ से जब इस पर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल जो बनेगा ये अप्रॉक्सीमेट कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से ड्रॉ करो, ठीक है। तो दोनों ही केस में ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमने दूसरा केस इसका लिया कि इफ़ वायर इज इनफाइनाइट इन लेंथ, इनफाइनाइट इन लेंथ, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, 1 + 1 2 हो गया। तो हमारे पास आ गया कि μ0 अपॉन 4 पाई I/A मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से ये 4 कट गया, 2 आ गया। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई कि μ0 अपॉन 2 पाई I/A। तो इनफाइनाइट के केस में ये कंडीशन है, इनफाइनाइट के केस में ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और तीसरा केस होता है, उसका वैसे खास ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एक हो गया। अगर हम अब ये मान लें, ये भी आप नोट कर लो फटाक से, तीसरा केस बताने जा रहा हूँ, कि अगर हम ये मान लें कि हमें सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना हो, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि मान लिया जाए कि ये वाला एंगल जो φ1 था और ये वाला एंगल जो कि φ2 था, ये दोनों आपस में बराबर हों, φ1 और φ2 आपस में बराबर हो, और ये फाइनाइट लेंथ हो। कितना टोटल लेंथ हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक L हो, और ये डिस्टेंस A है, ऐसे मान ले। तो अब क्या हो जाएगा, तो जब φ1 और φ2 आपस में बराबर हो जाए और इसको हम क्या मान ले कि ये φ है, तो अब देखो भाई ये तो हो गया φ, कोई समस्या यहाँ होनी नहीं चाहिए। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट P है तो आधी डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी L/2, और ये डिस्टेंस कितना है A। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन φ की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन φ बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो L/2 ही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज हमारी ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान दो, परपेंडिकुलर तो हमारा L/2 ही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर दिस स्क्वायर, यानी L/2 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हमारे पास इस केस में फार्मूला क्या बन जाएगा, B इज इक्वल टू बन गया कि μ0 अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई A, और यहाँ साइन φ प्लस साइन φ यानी कि 2 साइन φ। अब साइन φ की जगह आपको क्या रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ रखना है, साइन φ की जगह रख देना है आपको, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी होता है तीसरा केस में कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना हो और फाइनाइट लेंथ का वायर हो, और उस फाइनाइट लेंथ कितना हो, अगर L ले लिया तो आधा डिस्टेंस L/2, ये एंगल φ, तो φ के हिसाब से हम पूरा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन φ आया, साइन φ की जगह हम साइन φ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L/2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हमारे 3 केसेज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रहा।